हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में मैंने आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के टाइप SN1 और SN2 के बारे में पूरा बताया था। तो आज हम जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के एग्जाम्पल हैं, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के जो उदाहरण हैं वो देखेंगे। तो हम यहाँ पर हेडिंग डालेंगे स्मॉल a न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, जिसको मैंने हिंदी में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कह दिया। और नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में सबसे पहले हम फॉर्मेशन ऑफ साइनाइड कंपाउंड, या मैं बोल दूं नाइट्राइल कंपाउंड, एक ही बात है। तो फॉर्मेशन ऑफ साइनाइड कंपाउंड करते हैं, मतलब साइनाइड यौगिकों का निर्माण करेंगे अपन, और ये अभिक्रिया एक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन का उदाहरण होगी। एल्किल हैलाइड लिया मैंने और इसकी रिएक्शन मैंने करवा दी KCN पोटेशियम साइनाइड के साथ, या सोडियम साइनाइड भी ले सकते हो आप। पोटेशियम साइनाइड में एक तो होता है K+ और एक है Cn-। तो आप इसमें ये पता लगा सकते हो कि न्यूक्लियोफिलिक पार्ट कौन सा है, नाभिक स्नेही भाग कौन सा है। दिख रहा है साहब, जिस पर माइनस है, जिस पर इलेक्ट्रॉन है, वही नाभिक स्नेही होगा। तो Cn- एक नाभिक स्नेही होगा। और एल्किल हैलाइड में भी आपको मालूम है, एल्किल के कार्बन और हेलोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसलिए इस पर पार्शियली नेगेटिव, और एल्किल के कार्बन पर पार्शियली पॉजिटिव। तो इसमें ये न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है, न्यूक्लियोफाइल है। तो ये न्यूक्लियोफाइल हटेगा और नया न्यूक्लियोफाइल इसमें जुड़ेगा। तो रिएक्शन होगी RCN और KX। ये बन गया मेजर प्रोडक्ट, या मैं कहूँ मेन प्रोडक्ट एल्किल साइनाइड। एल्किल की वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हो, जैसे मैंने लिख दिया CH3 और X मैंने लिख दिया Br, और रिएक्शन करवा डाली पोटेशियम साइनाइड से, तो KBr हटेगा और बनेगा CH3Cn मेथिल साइनाइड। यहाँ पर हम इस एल्किल साइनाइड में जो साइनाइड दिख रहा है, इसका हम इंटर कन्वर्जन भी कर सकते हैं, मतलब किसी दूसरे क्रियात्मक समूह में भी हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो देखते हैं, देखें साइनाइड का हम कौन कौन से क्रियात्मक समूह में परिवर्तन कर सकते हैं। तो ये मैंने एल्किल साइनाइड तो बना ही लिया था पोटेशियम साइनाइड की रिएक्शन से। अब मैं अगर इसका करवाऊं हाइड्रोलाइसिस, पार्शियली हाइड्रोलाइसिस, केवल एक H2O इसमें जोड़ूं मैं, CONH2 एमाइड बन जाएगा। CONH2 को हम एमाइड कह देते हैं। ये लो, अगर मैं इसका कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करवाऊं, मतलब 2 पानी के अणु ले लूं, ये लो, जिसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं H3O+, कंप्लीटली हाइड्रोलाइसिस, पूर्ण जल अपघटन करवा दूं, तो क्या होगा, RCOOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप बनेगा। देखो, एक पानी का अगर आप अणु इसमें जोड़ोगे तो एमाइड बना, और अगर आप एक पानी का अणु और जोड़ देते हो तो NH2 और एक H NH3 निकला, COOH, ये तैयार हो गया। तो मैंने इसको एक जगह लिख दिया कि यहाँ पर 2H2 ले लिए, या फिर एसिडिक मीडियम में आप इसका हाइड्रोलाइसिस करवा लो, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस होगा और बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर मैं इसका रिडक्शन करवा दूँ, रिडक्शन के लिए मैंने ले लिया SnCl2 और HCl स्टेनस क्लोराइड और कंसनट्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये रिएक्शन करेंगे आपस में और हाइड्रोजन देंगे। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन के द्वारा इसका रिडक्शन होगा, पार्शियली रिडक्शन है, आंशिक अपचयन होगा। 2 हाइड्रोजन जुड़ेंगे, एक कार्बन से जोड़ोगे, एक नाइट्रोजन से जोड़ोगे, तो बनेगा RCH डबल बॉन्ड NH। आगे में अगर इसका हाइड्रोलाइसिस करवा दूं, जल अपघटन करवा दूं, तो क्या होगा, ये लो H2O ले लिया, एसिडिक मीडियम के लिए मैंने HCl डाल दिया, तो H2O का जो O है वो जोड़ दो यहाँ, CHO एल्डिहाइड ग्रुप तैयार हो गया, RCHO बन गया, और NH और H2 NH3 और HCl भी डाल रखा है, तो NH4Cl ये बाहर निकल गया। कुल मिला के आपने Cn को किस में चेंज कर दिया, CHO एल्डिहाइड में।
इस रिएक्शन को हम नाम देते हैं स्टीफेन रिडक्शन। इसको हम क्या नाम देंगे? स्टीफेन रिएक्शंस बोल दो, क्योंकि यहाँ पर रिडक्शन भी हो रहा है और हाइड्रोलाइसिस भी हो रहा है। स्टीफेन नाम देंगे इसको, स्टीफेन रिएक्शंस। तो स्टीफेन रिएक्शंस में 2 स्टेप हुए। फर्स्ट स्टेप तो क्या हुआ? पार्शियली रिडक्शन, आंशिक अपचयन करवाया, पूरी तरह अपचयन नहीं करवाया, केवल 2 H जोड़े। 2 H जोड़ने के बाद एक कंपाउंड बना, उसका मैंने फिर हाइड्रोलाइसिस कर दिया और बन गया एल्डिहाइड। यहाँ एल्डिहाइड बन रहा है और इसमें एक ग्रुप दिख रहा है NH, इसको इमीन कहते हैं। एक तो होता है NH2, NH2 को तो हम कहते हैं एमीन, और एक होता है NH, इसको कहते हैं इमीन। तो यहाँ पर इमीन है और आगे इसके हाइड्रोलाइसिस से एल्डिहाइड बन रहा है, तो मैं इसको एल्डिमीन बोल सकता हूँ कि एल्डिमीन का मैंने हाइड्रोलाइसिस करवाया और बन गया अपना एल्डिहाइड, एल्डिमीन है ये। हाँ भाई, अगर मैं इसका कंप्लीट रिडक्शन करवा दूँ, पूरी तरह से अपचयन करवा के रख दूँ, मतलब जितने हाइड्रोजन जुड़ सकते हैं उतने जोड़ दूँ, तो यहाँ पर आप Na और C2H5OH ले लो, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है। मतलब सोडियम और C2H5OH आपस में रिएक्शन करेंगे और रिएक्शन से हमें हाइड्रोजन यहाँ प्राप्त होगी, और वो हाइड्रोजन इसका रिडक्शन कर देगी। टोटल 4 हाइड्रोजन से 4 हाइड्रोजन के द्वारा इसका अपचयन होगा। 4 में से 2 आप इस कार्बन से जोड़ोगे और 2 इस नाइट्रोजन से जोड़ोगे, तो क्या बना? CH2NH2, ग्रुप बन गया RCH2NH2, मतलब 1 डिग्री एमीन। तो देखो, मैंने इस CN को एमाइड में चेंज किया, एसिड में चेंज किया, एल्डिहाइड में चेंज किया, और 1 डिग्री एमीन या मैं कहूँ एमीन में भी इसको चेंज किया। क्लियर? यहाँ पर इससे संबंधित क्वेश्चन कैसे बन जाता है वो देखो। शुरुआत मैंने करी मेथिल क्लोराइड से, CH3Cl ले लिया, और क्वेश्चन बनाया मैंने कि CH3Cl से आपको बनाना है CH3CHO। मेथिल क्लोराइड से आपको ये 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड बनाना है, एसिड एल्डिहाइड बनाना है। कैसे बनाओगे? तो देखो आप, CH3Cl सबसे पहले रिएक्शन करेगा पोटेशियम साइनाइड से, KCl हटेगा, CN जुड़ेगा। मेन प्रोडक्ट लिखना आपको यहाँ, ये बन गया CH3CN, साइनाइड आ गया। अब साइनाइड से अगर आपको एल्डिहाइड बनाना है तो स्टीफेन रिएक्शन आपको करवानी पड़ेगी। मतलब फर्स्ट स्टेप में आप यहाँ ले लोगे SnCl2 और HCl, और सेकंड स्टेप में आप इसका कर दोगे हाइड्रोलाइसिस, ये लो एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में जब ये डालोगे तब तो CN ग्रुप किस में चेंज होगा? CH डबल बॉन्ड NH में, और आगे इसका हाइड्रोलाइसिस करवा दिया तो CHO बन गया, ये रहा एल्डिहाइड। ठीक है, तो ये इस टाइप से आप इसको बना सकते हो। हाँ, एक चीज़ और सुनो, Na और C2H5OH लेकर अगर आप इसका रिडक्शन करवाते हो और उससे 1 डिग्री एमीन बनता है, इस रिएक्शन को हम नाम देते हैं मेंडियस रिएक्शंस। मेंडियस रिएक्शन बोल दो या रिडक्शन बोल दो, मेंडियस रिडक्शन, मेंडियस अपचयन, मेंडियस अभिक्रिया, एक ही बात है। तो यहाँ साइनाइड से हम 1 डिग्री एमीन भी बना सकते हैं। और एक ये क्वेश्चन हो गया। फॉर्मेशन ऑफ साइनाइड के बाद अब हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ आइसोसाइनाइड। सेकेंड रिएक्शन है फॉर्मेशन ऑफ आइसोसाइनाइड, NC बनाएंगे। तो शुरुआत एल्किल हैलाइड से करेंगे। एल्किल हैलाइड लिया और इसकी रिएक्शन मैंने करवा दी सिल्वर साइनाइड के साथ। सिल्वर साइनाइड में नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और इसमें आपको मालूम ही है न्यूक्लियोफिलिक पार्ट ये X माइनस है, तो ये हटेगा और नाइट्रोजन का लोन पेयर इस R पर अटैक करेगा और बनेगा प्रोडक्ट RNC, और साथ में AgX ये बाहर निकल गया और बन गया एल्किल आइसोसाइनाइड। जैसे एल्किल की वैल्यू आपने ये रख ली, जैसे मेथिल, X की वैल्यू जैसे Cl मान लिया आपने, और यहाँ AgCN ये डाल दिया,
AgCN रिएक्शन होगी, नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो एल्किल से जुड़ेगा, एल्किल के कार्बन पे जुड़ेगा, तो CH3NC मेथिल आइसोसाइनाइड बन गया और AgCN ये निकल गया। अब हम जैसे साइनाइड को हमने कई फंक्शनल ग्रुप में चेंज किया था, वैसे ही हम जो आइसोसाइनाइड बना हुआ है उसको भी कुछ फंक्शनल ग्रुप में चेंज कर सकते हैं। इंटरकन्वर्जन देखते हैं इसका भी। ये हो गया क्लियर। जो एल्किल हैलाइड की रिएक्शन हमने सिल्वर साइनाइड से करवाई और उससे बना लिया एल्किल आइसोसाइनाइड। अब हम इसका करवाते हैं सबसे पहले तो कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, जल अपघटन, हाइड्रोलाइसिस। जब इसका कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस होगा RNHH बनेगा 1 डिग्री एमीन, NH2 का मतलब 1 डिग्री एमीन, और HCOOH, ये फॉर्मिक एसिड भी तैयार हो गया भाई। एक तो बन गया 1 डिग्री एमीन और एक बन गया फॉर्मिक एसिड। अगर मैं इसका हाइड्रोलाइसिस ना करवा कर रिडक्शन करवा दूं, अपचयन करवा दूं, अपचयन के लिए आप चाहो तो यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल सकते हो। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इसका अपचयन करेगा, टोटल 4 हाइड्रोजन के द्वारा इसका अपचयन होगा, रिडक्शन होगा। 4 में से एक नाइट्रोजन से जुड़ेगा और 3 इस कार्बन से जुड़ेंगे। क्या बना? NH और C और 3 H और जुड़ गए, तो RNHCH3। और आपको मालूम है NH का मतलब क्या होता है? 2 डिग्री एमीन। कितनी मज़ेदार बात है कि आइसोसाइनाइड का अगर आप हाइड्रोलाइसिस करवाते हो तो हमें 1 डिग्री एमीन मिलेगा, और आइसोसाइनाइड का अगर आप रिडक्शन करवा देते हो तो उससे हमें 2 डिग्री एमीन मिलेगा। लेकिन 2 डिग्री एमीन भी ऐसा होगा जिसमें एक साइड में मेथिल ग्रुप कन्फर्म होगा। यहाँ एल्किल कुछ भी हो सकता है, यहाँ आप R की वैल्यू मेथिल, एथिल, प्रोपिल जो आपकी इच्छा है वो एल्किल आप रख सकते हो। लेकिन दूसरी साइड में ये जो एल्किल है वो कन्फर्म है कि यहाँ क्या होगा? मेथिल ही होगा। क्यों? क्योंकि आइसोसाइनाइड का जो C है वो ही तो CH3 में चेंज हुआ है। तो एक साइड तो अपन कुछ भी एल्किल रख सकते हैं, लेकिन दूसरी साइड आपको एल्किल में केवल मेथिल ही रखना पड़ेगा। जैसे मैं इसका इक्वेशन बनाता हूँ। एल्किल आइसोसाइनाइड का मैंने रिडक्शन करवाया और प्रोडक्ट क्या बना? 4 ऑप्शन देते हैं। फर्स्ट CH3 CH2 NH CH2 CH3, मतलब क्या ये बन सकता है 2 डिग्री एमीन? सेकंड CH3 CH2 NH2, थर्ड CH3 CH2 NHCH3, और फोर्थ 1 और 3। आइसोसाइनाइड है, रिडक्शन करवाया है, वही 4 हाइड्रोजन के द्वारा इसका रिडक्शन होगा और 2 डिग्री एमीन मिलेगा। आप देखोगे ये 2 डिग्री एमीन है, ये भी 2 डिग्री एमीन है, और ये 1 डिग्री एमीन है, तो ये तो 1 डिग्री एमीन तो बनेगा नहीं। अब बात है 2 डिग्री एमीन, लेकिन 2 डिग्री एमीन में मैंने एक शर्त यहाँ बता दी कि वो 2 डिग्री एमीन बनेगा जिसमें एक साइड में मेथिल ग्रुप कन्फर्म होगा। तो आप देखो इसमें तो दोनों ओर ही एथिल हैं, मेथिल है ही नहीं, जबकि यहाँ पर एक साइड में मेथिल आपको मिल गया। इधर तो आप एल्किल 2 कार्बन वाला जोड़ सकते हो एथिल, लेकिन ये जो C है वो तो CH3 में ही चेंज होना है, तो इसका आंसर ये जाएगा, केवल थर्ड होगा। क्लियर? अब यहाँ पर एक मज़ेदार बात और है कि एल्किल हैलाइड की रिएक्शंस अगर आप पोटेशियम साइनाइड से करवाते हो तब तो बना था एल्किल साइनाइड, और अगर आप एल्किल हैलाइड की रिएक्शंस सिल्वर साइनाइड से करवा देते हो तब बनेगा एल्किल आइसोसाइनाइड। इसका कारण क्या है भाई? ऐसा क्यों हुआ? दिखने में तो दोनों एक जैसे नजर आ रहे हैं कि KX हटेगा, AgX हटेगा और CN जुड़ गया, तो दोनों में ही साइनाइड बन जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि पोटेशियम साइनाइड के साथ रिएक्शन करवाओगे तो एल्किल साइनाइड बनेगा, और सिल्वर साइनाइड के साथ अगर आप इसकी रिएक्शन करवाओगे तो एल्किल आइसोसाइनाइड मिलेगा हमें। ऐसा क्यों हुआ? तो इसकी हम मैकेनिज्म देखते हैं, मैकेनिज्म से ये समझ में आएगा पूरा।
सबसे पहले मैं बात करता हूँ पोटेशियम साइनाइड की। पोटेशियम साइनाइड एक आयोनिक कंपाउंड है, मतलब आयनों में टूट गया, ये लो K+ और Cn-, हमें मिला साइनाइड आयन। ये जो साइनाइड आयन है ये एक नाभिक स्नेही की तरह काम करता है। ये एक न्यूक्लियोफाइल पार्ट है भाई, न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है, नाभिक स्नेही है ये। इसमें कार्बन और नाइट्रोजन दोनों ही नाभिक स्नेही की तरह काम करते हैं, मतलब दोनों पर इलेक्ट्रॉन होंगे। मैं इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के बताता हूँ। ऐसा होता है कुछ साइनाइड आयन, जिसमें कार्बन पर मैंने एक जगह नेगेटिव लगाया, यहाँ बीच में ट्रिपल बॉन्ड बना दिया, नाइट्रोजन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ही। इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर बनी तो एक बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन इधर नाइट्रोजन पर चले गए, तो अब बीच में केवल 2 कोवेलेंट बॉन्ड रह गए, और नाइट्रोजन पर 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए, इसलिए नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन पर आ गया। एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कार्बन पर नेगेटिव दिख रहा है और दूसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आपको नाइट्रोजन पर नेगेटिव दिख रहा है। अगर मैं इन दोनों की एक मिलीजुली संरचना बनाऊं, उसको हम नाम दे देंगे रेजोनेंस हाइब्रिड, मतलब जिसमें दोनों की प्रॉपर्टीज होगी, दोनों के गुण होंगे। यहाँ कार्बन पर नेगेटिव दिख रहा है और एक दूसरी जो संरचना मैंने बनाई उसमें नाइट्रोजन पर भी नेगेटिव दिख रहा है, और बीच में एक कोवेलेंट बॉन्ड था जो कि एक स्ट्रक्चर में यहाँ पर पूरा बन रहा है और एक में नहीं बन रहा, केवल 2 ही हैं यहाँ। तो मैं एक कोवेलेंट बॉन्ड को डैश वाली लाइन से बना देता हूँ। तो अब आप बताइए, इसमें साइनाइड आयन में न्यूक्लियोफिलिक पार्ट कौन सा है? दोनों ही हैं, कार्बन पर भी नेगेटिव है और नाइट्रोजन पर भी नेगेटिव है, दोनों ही इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। तो ऐसा न्यूक्लियोफाइल जिसमें 2 डोनर एटम हो, लेकिन दोनों डोनर एटम अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का डोनेट एक साथ नहीं कर पाते, उन्हें हम नाम देते हैं एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। तो साइनाइड आयन जो होता है वो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है, उभयदंती या उभयदंतुक नाभिक स्नेही है। हिंदी में क्या बोल देते हैं इसको? उभयदंतुक, मतलब जिसमें दाता परमाणु 2 हैं, मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन का दान कर सकते हैं, लेकिन एक समय में एक ही दाता के रूप में होगा। तो पोटेशियम साइनाइड एक आयोनिक कंपाउंड है, साइनाइड आयन मिला। साइनाइड आयन में कार्बन और नाइट्रोजन दोनों ही दाता के रूप में है, मतलब दोनों ही नाभिक स्नेही का काम करते हैं, इसलिए हम साइनाइड आयन को क्या कह सकते हैं? उभयदंतुक नाभिक स्नेही, एबिडेंट न्यूक्लियोफाइल। अब ये जो बना हुआ उभयदंतुक नाभिक स्नेही है, इसकी रिएक्शन में एक एल्किल हैलाइड के साथ करवा देता हूँ। जैसे मैंने ले लिया CH3Cl, इसके साथ रिएक्शन होगी। सबसे पहले ये बॉन्ड टूटेगा, Cl पर नेगेटिव, कार्बन पर पॉजिटिव, तो हमें मिला CH3 कार्बोकेटायन और ये Cl-। ये पुराना जो न्यूक्लियोफाइल था, नाभिक स्नेही था, वो हट चुका है। अब बना हुआ जो ये एल्किल कार्बोकेटायन है, मेथिल कार्बोधनायन है, उस पर अटैक होगा इस साइनाइड आयन का। अब साइनाइड आयन का जब अटैक होगा तो ये कार्बन एटम पर जो लोन पेयर है या मैं कहूँ नेगेटिव चार्ज है, वो इस पॉजिटिव से जुड़ सकता है, मतलब कार्बन इस कार्बन से जुड़ सकता है, तो प्रोडक्ट बनेगा CH3 और Cn। लो, लेकिन नाइट्रोजन पर भी तो नेगेटिव है, तो हो सकता है नाइट्रोजन एटम अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे कार्बन को, तो क्या बनेगा इससे प्रोडक्ट? CH3, इसको लिख रहा हूँ, CH3 के बाद नाइट्रोजन जुड़ रहा है N, और N से जुड़ा हुआ C। कहने का मतलब पोटेशियम साइनाइड के साथ जब आप रिएक्शन करवाओगे तो दोनों ही प्रोडक्ट मिले, एक तो बना साइनाइड और एक बन गया आइसोसाइनाइड, लेकिन मेजर प्रोडक्ट जो बना हुआ है वो ये होगा। इसका रीजन क्या है भाई? ये मेजर क्यों बना? क्योंकि जब साइनाइड आयन में कार्बन एटम अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का डोनेट करता है या मैं कहूँ दान करता है, तो यहाँ पर एक जो नया बॉन्ड बनेगा वो है CC, कार्बन कार्बन के बीच नया बंध बना। लेकिन नाइट्रोजन परमाणु अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा इस कार्बन को, तो यहाँ जो नया बॉन्ड बनेगा वो CN बनेगा। सेम एटम से मिलकर जो बॉन्ड बनता है बीच में वो स्टेबल होता है, स्थायी होता है। तो मैं कह दूंगा CN बंध की तुलना में CC बंध ज़्यादा मजबूत है। अगर ये बंध ज़्यादा मजबूत होगा तो ये प्रोडक्ट भी ज़्यादा बनेगा और ये कम बनेगा।
क्लियर हो गया कि पोटेशियम साइनाइड से जब आप एल्किल हैलाइड की रिएक्शन करवाओगे तो मेन प्रोडक्ट कौन सा बनेगा? एल्किल साइनाइड। अब मैं सिल्वर साइनाइड के साथ इसकी रिएक्शन करवाता हूँ। पोटेशियम साइनाइड का तो काम तमाम हो गया। अब मैं लेता हूँ सिल्वर साइनाइड। ये जो सिल्वर साइनाइड है एक कोवेलेंट कंपाउंड है, सह संयोजक यौगिक है, जबकि अपना जो पोटेशियम साइनाइड था वो कैसा था? आयनों में टूटने वाला, K+ और Cn- में टूटने वाला था। ये कोवेलेंट है भी, सह संयोजक यौगिक है। तो एल्किल हैलाइड की रिएक्शन होगी, इसमें वही नेगेटिव पॉजिटिव मैंने बांट दिया। अब इस X को उठाना है, उससे पहले देखो नाइट्रोजन एटम पर जो लोन पेयर है वो टेक कर लेगा, क्योंकि ये कोवेलेंट बॉन्ड है, आयनों में तो ये टूटेगा नहीं। तो नाइट्रोजन एटम अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा और प्रोडक्ट बनाएगा RNC। यहाँ कार्बन पर कोई लोन पेयर नहीं है, क्योंकि हट ही नहीं रहा। ये आयनिक कंपाउंड नहीं है कि ऐसे K+ Cn- में टूट जाता, जैसे KCN टूटा था। ये Ag+ Cn- में ऐसे नहीं टूटेगा। तो सहसंयोजक यौगिक होने के कारण नाइट्रोजन एटम अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, तब ये Ag और X अलग हो जाएगा। ये लो, एल्किल आइसोसाइनाइड बन गया। एक बार दोबारा सुन लो कि एल्किल हैलाइड की रिएक्शन पोटेशियम साइनाइड से करवाते हैं तो मेजर प्रोडक्ट बनता है एल्किल साइनाइड, लेकिन एल्किल हैलाइड की रिएक्शन सिल्वर साइनाइड के साथ करवाते हो तो मेजर प्रोडक्ट बनेगा एल्किल आइसोसाइनाइड। कारण क्या है? पोटेशियम साइनाइड एक आयनिक कंपाउंड है, जबकि ये एक कोवेलेंट कंपाउंड है। आयनिक यौगिक होने के कारण आयनों में टूटेगा। साइनाइड आयन हमें एक नाभिक स्नेही प्राप्त होगा, और इसमें कार्बन एटम पर जो नेगेटिव है वो इस एल्किल के कार्बन पर अगर अटैक करेगा तो हमें मेन प्रोडक्ट प्राप्त होगा साइनाइड, क्योंकि वो CC बॉन्ड बनता है। ये मैंने आपको बता दिया था पहले। यहाँ पर ये सहसंयोजक यौगिक है, इसलिए नाइट्रोजन एटम ही इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर पाएगा और बनेगा प्रोडक्ट एल्किल आइसोसाइनाइड। क्लियर? तो मैं आपको 2 रिएक्शन बता चुका हूँ, फॉर्मेशन ऑफ एल्किल साइनाइड और फॉर्मेशन ऑफ एल्किल आइसोसाइनाइड। अब हम थर्ड रिएक्शन देखते हैं, तीसरी रिएक्शन देखें, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रो एल्केन, नाइट्रो कंपाउंड। नाइट्रो एल्केन क्या होता है कि एल्किल पर अगर NO2 जुड़े, एल्किल के कार्बन से अगर NO2 का नाइट्रोजन जुड़े तब हम इसको कह देते हैं नाइट्रो। और अगर एल्किल के कार्बन से NO2 का, ये भी NO2 है देखो, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन जुड़ रहा है इससे, तब मैं इसको कह दूंगा नाइट्राइट। तो अभी मैं इसकी बात नहीं कर रहा, अभी मैं बात कर रहा हूँ नाइट्रो की, कि नाइट्रोजन ये एटम इस एल्किल के कार्बन से जुड़ेगा, तब हम इसको नाइट्रो कहेंगे, और ऑक्सीजन से जुड़ा तो ये नाइट्राइट होगा। तो नाइट्रो एल्केन कैसे बनाएं? एल्किल हैलाइड लिया और रिएक्शन करवा डाली AgNO2 की, सिल्वर नाइट्राइट नाम क्या इसका? सिल्वर नाइट्राइट। इसको ऐसे लिखते हैं कुछ, AgONO, ONO है, इसलिए मैं इसको क्या बोलूँगा? नाइट्राइट बोलूँगा। यहाँ सिल्वर जुड़ रहे हैं इसलिए सिल्वर नाइट्राइट इसका नाम हुआ। क्या बनेगा? AgX हटेगा, जैसे यहाँ AgX हट गया और जुड़ गया RNO2, बन गया प्रोडक्ट नाइट्रो एल्केन। ठीक है, यहाँ एल्किल की वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हो। अगली रिएक्शन, फोर्थ रिएक्शन, मैं यही आपको बताऊंगा। फोर्थ रिएक्शन है फॉर्मेशन ऑफ एल्किल नाइट्राइट। एल्किल नाइट्राइट ये वाला, अब ये बनेगा RONO। ये कैसे बनेगा भाई? तो एल्किल हैलाइड लिया और इसकी रिएक्शन मैंने करवा दी NaNO2 से। NaNO2 का नाम है सोडियम नाइट्राइट। जैसे ये सिल्वर नाइट्राइट है वैसे ये सोडियम नाइट्राइट है। आप चाहो तो यहाँ पोटेशियम नाइट्राइट भी ले सकते हो। यहाँ पर भी रिएक्शन में NaX हटेगा या फिर KX हटेगा और जुड़ेगा R, और R से जुड़ा ये NO2 वाला पार्ट, लेकिन कुछ ऐसे जुड़ा है RONO, मतलब यहाँ ऑक्सीजन जुड़ रहा है एल्किल से और यहाँ नाइट्रोजन जुड़ रहा है एल्किल से। ऐसा क्यों हुआ
ये इसके मैकेनिज्म से अपन समझेंगे, लेकिन अभी एक बार याद रखना है कि सिल्वर नाइट्राइड से रिएक्शन करवाओगे तो नाइट्रो एल्केन बनेगा, और सोडियम नाइट्राइड से अगर आप इसके रिएक्शन करवाओगे तो एल्किल नाइट्राइट मिलेगा। अब क्यों हुआ ऐसा देखते हैं। सबसे पहले मैं इसकी बात करता हूँ सिल्वर नाइट्राइड की। वही बात, सिल्वर नाइट्राइड एक कोवेलेंट कंपाउंड है, मतलब सह संयोजक यौगिक है। ये बीच में मैंने कोवेलेंट बोर्ड, यहाँ ऑक्सीजन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इस ऑक्सीजन पर भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और नाइट्रोजन पर भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको मालूम है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में किसकी ज़्यादा होती है? ऑक्सीजन की। जिसकी विद्युत ऋणता ज़्यादा होती है वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट इजीली नहीं कर पाता। तो ये जो ऑक्सीजन है ये अपने इलेक्ट्रॉन का दान इस एल्किल के कार्बन को नहीं कर पाएंगे, तो ये नाइट्रोजन जिसकी विद्युत ऋणता कम है ऑक्सीजन की तुलना में, वो अपने इलेक्ट्रॉन का दान आर को करेगा। तो Ag और X तो हटना है, लेकिन यहाँ एल्किल से क्या जुड़ा? Na जुड़ा, तो RnO2 बना। ये रहा। अब मैं यहाँ इसकी बात करता हूँ। इसका नाम सोडियम नाइट्राइट है। ये एक आयोनिक कंपाउंड है। ये कैसा यौगिक है? आयनिक यौगिक है, आयनों में टूटेगा। Na+, मैं इसका नाम क्या बोल रहा हूँ? सोडियम नाइट्राइट। तो नाइट्राइट कैसे लिखेंगे? ONO। इसमें ये बॉन्ड है पहले से, अब चाहो तो लगाओ वरना मत लगाओ, लेकिन माइनस लगाना पड़ेगा। ये आयनिक कंपाउंड है, प्लस माइनस में टूट गया। अब ऑक्सीजन एटम पर आपको नेगेटिव चार्ज दिख रहा है, मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन इसके पास है। हालांकि नाइट्रोजन पर भी इलेक्ट्रॉन है, इस ऑक्सीजन पर भी इलेक्ट्रॉन है, और इस ऑक्सीजन पर भी इलेक्ट्रॉन है, लेकिन नेगेटिव चार्ज है, मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भी है। तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन युग्म होने के कारण ये ऑक्सीजन इस R से जुड़ेगा और प्रोडक्ट बनेगा RONO। ये रहा एल्किल नाइट्राइट, और Na और X ये हट जाएगा। क्लियर? पोटेशियम नाइट्राइट या सोडियम नाइट्राइट एक आयनिक यौगिक है, आयनों में टूटा। ऑक्सीजन परमाणु पर अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये ऑक्सीजन एटम ही नाभिक स्नेही की तरह काम करेगा और एल्किल से जुड़ेगा, प्रोडक्ट बनाएगा RONO। यहाँ सिल्वर नाइट्राइट सह संयोजक यौगिक है। नाइट्रोजन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणता ऑक्सीजन की तुलना में कम है, इसलिए नाइट्रोजन अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का दान करेगा R को, और प्रोडक्ट बना देगा RNO2, नाइट्रो एल्केन। क्लियर? हाँ भाई, 4 रिएक्शंस मैं आपको बता चुका हूँ। साइनाइड बना लिया, आइसोसाइनाइड बना लिया, नाइट्रो एल्केन बना लिया, और एल्किल नाइट्राइट बना लिया। अब हम देखेंगे रिएक्शन नंबर 5th, 5वीं रिएक्शंस, और वो है फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल बनाएंगे भाई हम। बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन कि एल्किल हैलाइड की रिएक्शन अगर आप एक्वस के OH से करवा देते हो, AQ, एक्वस का मतलब होता है जलीय, पानी में बोला अभी मैंने KOH को, और ज़रूरी नहीं आप KOH लो, आप NaOH भी ले सकते हो, लेकिन वो भी कैसा होना चाहिए? एक्वस। और ये भी ज़रूरी नहीं कि NaOH लो, आप AgOH भी ले सकते हो, सिल्वर हाइड्रोक्साइड, ये भी कैसा होना चाहिए? एक्वस। या फिर आप Ag2O ले लो, मोइस्ट, नम, पानी मिला हुआ है Ag2O में, तो नम Ag2O ले लो। नम मतलब पानी, पानी इससे रिएक्शन करेगा तो AgOH बनाएगा। तो इनमें से कोई सा भी आप बेस ले सकते हो, या मैं कहूँ KOH, NaOH, AgOH या Ag2, इनमें से आप कोई सा भी एक ले सकते हो, जलीय होना चाहिए। यहाँ पर भी वही काम होगा। ये जो OH- है, न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है, वो एल्किल के कार्बन से जुड़ेगा, ये नाभिक स्नेही हटेगा और प्रोडक्ट बना देगा ROH, एल्कोहल। अगर ये लेते हो तो KX हटेगा, ये लेते हो तो NaX, ये लेते हो तो AgX हट जाएंगे, बनेगा एल्कोहल। क्लियर? यहाँ पर भी आप एल्किल की वैल्यू चेंज कर सकते हो। एल्किल में मेथिल एथिल प्रोपिल जो आपको जोड़ना है वो जोड़ सकते हो। अच्छा, एल्किल हैलाइड आपको मालूम है कितने टाइप के होता है? एल्किल हैलाइड RX, एल्किल हैलाइड हैं 3 टाइप के। एक तो होता है 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, एक होता है 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, और एक होता है 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। हेलो एल्केन जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था
जब इसका फर्स्ट वीडियो था अपना क्लासिफिकेशंस ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स, तो उसमें ये पार्ट रह गया था थोड़ा, तो मैं इसको यहाँ क्लियर कर देता हूँ। तो एल्किल हैलाइड की इसकी डेफिनेशन क्या है कि इन कंपाउंड में, या मैं कहूँ इन यौगिकों में, हैलोजन परमाणु एल्किल के कार्बन से जुड़ता है तो हम उनको कह देते हैं एल्किल हैलाइड। और 3 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्किल हैलाइड है। क्योंकि यहाँ हैलोजन जिस कार्बन एटम से जुड़ रहा है वो 1 डिग्री कार्बन है, यहाँ 2 डिग्री कार्बन है और यहाँ 3 डिग्री, क्योंकि ये कार्बन 3 कार्बन से जुड़ रहा है तो ये 3 डिग्री कार्बन हो गया। तो ये 3 डिग्री कार्बन पर हैलोजन है तो हम कह देंगे इसको ये 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है, टर्शरी एल्किल हैलाइड है या तृतीयक एल्किल हैलाइड है, एक ही बात है। ये 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड है, या मैं कह सकता हूँ द्वितीयक एल्किल हैलाइड है। और ठीक उसी प्रकार ये प्राथमिक एल्किल हैलाइड है, प्राइमरी एल्किल हैलाइड है। तो 3 प्रकार के एल्किल हैलाइड होते हैं, जैसे CH3HCl। बताओ ये कितने डिग्री हैलाइड है? मतलब हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ रहा है वो कार्बन कितने कार्बन के बीच है? 1, 2, ऊपर तो हाइड्रोजन है भी, तो केवल 2 कार्बन के बीच है, मतलब 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो मैं इसको 2 डिग्री कार्बन बोल सकता हूँ। मतलब ये सेकेंडरी एल्किल हैलाइड का एक एग्जाम्पल बन गया। तो एल्कोहल की एल्किल हैलाइड की रिएक्शन आप एक्वस KOH से जब आप करवाते हो तो एल्किल हैलाइड कौन सा ले सकते हो? आप 1 डिग्री भी ले सकते हो, आप 2 डिग्री भी ले सकते हो और आप 3 डिग्री एल्किल हैलाइड भी ले सकते हो। आपके पास 3 टाइप के एल्किल हैलाइड हैं। अब इनमें से सबसे ज़्यादा क्रियाशील कौन सा होगा इस रिएक्शंस के लिए? मतलब एक्वस KOH या एक्वस NaOH या फिर वो जो मैंने और लिखे थे AgOH या Ag2O, उनके साथ जब एल्किल हैलाइड की रिएक्शन होगी तो इनमें से कौन सा एल्किल हैलाइड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा? कैसे पहचाने? बहुत सिंपल सी बात है, जिसमें X इजीली रिमूव हो जाए। ये जो X है वो जो नाभिक स्नेही है ये आसानी से हट जाए, तभी तो OH आसानी से जुड़ेगा। अब आपको ये पता लगाना है कि किसमें ये X आसानी से हटेगा। बॉन्ड तो आपको दिख ही रहा है कार्बन और हैलोजन के बीच का। यहाँ 3 एल्किल हैं और मैंने पिछले वीडियोज में बताया था एल्किल ग्रुप का जो इफेक्ट है वो +I होता है, मतलब बंद के इलेक्ट्रॉनों को धक्का लगाता है, धक्का लगाने वाले प्रभाव रखते हैं ये। तो एल्किल सहसंयोजक बंद के इलेक्ट्रॉनों को अपने से दूर धकेलेंगे तो यहाँ पर इस बॉन्ड की जो पोलैरिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, मतलब ये बॉन्ड ईजिली टूटेगा। ये भी टूटता है, टूटने में तो ये भी टूटता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि कौन सा इजीली टूटता है। तो 3 एल्किल हैं, यहाँ 2 ही है और यहाँ 1 एल्किल ही है, तो 3 एल्किलों का +I इफेक्ट ज़्यादा होगा और यहाँ इस बॉन्ड में ध्रुवता बढ़ेगी, मतलब पोलैरिटी बढ़ेगी और ये बॉन्ड इजीली टूटेगा। अगर ये इजीली टूटेगा तो X- के रूप में हटेगा और नया OH- इससे जल्दी जुड़ेगा। तो मैं कह दूंगा कि 3 प्रकार के जो एल्किल हैलाइड हैं उनकी रिएक्टिविटी ये होगी इस रिएक्शंस के लिए। 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। 3 डिग्री एल्किल हैलाइड की रिएक्शन आप केवल पानी से ही करवा दो, जरूरी नहीं है आप KOH या NaOH लो। क्यों? क्योंकि ये मोर रिएक्टिव है, बहुत ज़्यादा क्रियाशील है। तो अगर आप 3 डिग्री एल्किल हैलाइड की रिएक्शंस केवल H2O के साथ ही करवा देते हो, H2O के साथ ही करवा दो, KOH NaOH लेने की ही जरूरत नहीं। अगर आप ये लेते हो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप ये नहीं भी लेते तब भी काम हो जाएगा केवल पानी के द्वारा। HCl निकलेगा और OH जुड़ जाएगा, तो प्रोडक्ट बनेगा अपना प्यारा एल्कोहल। ये लो, क्लियर? फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल, 5th रिएक्शंस कंप्लीट है, 5वीं अभिक्रिया हो गई। अब हम पढ़ेंगे 6ठी रिएक्शंस और वो है फॉर्मेशन ऑफ थायो एल्कोहल। एल्कोहल बना डाला, अब हम बनाएंगे थायो एल्कोहल। ये एल्कोहल होता है ROH और O को उठाकर अगर आप ऐसे जोड़ देते हो, थायो जोड़ देते हो, तो नाम हो जाएगा इसका थायो एल्कोहल। थायो एल्कोहल कैसे बनाएं? बहुत सिंपल है। एल्किल हैलाइड की रिएक्शन आपने पहले KOH के साथ करवाई थी तो KX हटा और OH जुड़ गया था और बन गया था ROH। लेकिन अब आप ऐसा करो, O की जगह S लगा दो, KSH पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड या सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, दोनों में से कुछ भी ले लो। KX हटेगा, NaX हटेगा और SH इस एल्किल से जुड़ेगा, तो यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा एल्किल थायो एल्कोहल।
या एल्केन थायोल। IUPAC में इसको क्या कह देते हैं? एल्केन, और थायोल इसका सफिक्स होता है, अनुलग्न होता है। जैसे एल्कोहल का ओल होता है, वैसे थायो एल्कोहल का थायोल होता है। तो IUPAC नेम इसका बन गया एल्केन थायोल। जैसे यहाँ पर आप CH3 ले लेते हो मान लो, तो यहाँ भी CH3 लगेगा। एक कार्बन वाला एल्केन कौन सा होता है? मेथेन। तो नाम हो जाएगा उसका मेथेन थायोल। कंप्लीट। अब हम ईथर बनाएंगे। 7वीं रिएक्शन है फॉर्मेशन ऑफ ईथर। तो मैंने एल्किल हैलाइड लिया और एल्किल हैलाइड की रिएक्शन मैंने करवाई RONA के साथ। इसका नाम है सोडियम एल्कोक्साइड। इसको देखो RO- और Na+, ऐसे तोड़ते हैं। ये सोडियम आयन और ये एल्कोक्साइड आयन, इसको एल्कोक्साइड आयन कहते हैं। जैसे यहाँ CH3 होता तो नाम होता मेथोक्साइड आयन, C2H5 होता यहाँ तो नाम होता एथोक्साइड आयन। तो वो डिपेंड करता है आपने यहाँ पर कौन सा एल्किल हैलाइड लिया है। तो आपने लिया सोडियम एल्कोक्साइड Na+, RO-। इसमें जो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है वो ये है, और ये आयनों में तोड़ना आपको आता ही है। ये OR- इस R से जोड़ दो, प्रोडक्ट बन गया ROR, Na और X, ये हट गया, ईथर बन गया। इस रिएक्शन से हम दोनों टाइप की ईथर बना सकते हैं, मतलब सरल ईथर और मिश्रित ईथर। मैंने पिछले वीडियोस में आपको बताया था कि ईथर 2 टाइप के होते हैं, जिसमें ऑक्सीजन से दोनों और अगर एल्किल ग्रुप सेम जुड़े हैं, समान जुड़े हैं, तो वो सरल ईथर है, और अगर अलग अलग जुड़े हैं तो वो मिश्रित ईथर होगा। तो हम इसे सरल ईथर भी बना सकते हैं और मिश्रित ईथर भी बना सकते हैं। डिपेंड करता है आप यहाँ पर एल्किल सेम ले रहे हो या डिफरेंट ले रहे हो। समान भी ले सकते हो, अलग अलग भी ले सकते हो। लेकिन आपको यहाँ एक चीज़ याद रखनी है कि एल्किल हैलाइड आपको लेना है केवल प्राइमरी, प्राथमिक एल्किल हैलाइड। अगर आपको ईथर बनाना है तो आपको यहाँ पर प्राथमिक एल्किल हैलाइड ही लेना पड़ेगा, तभी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, तभी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन होगा। अभी देखेंगे अपन कि अगर आप सेकेंडरी या फिर जो टर्शरी एल्किल हैलाइड है वो अगर ले लेते हो तो फिर ईथर क्यों नहीं बनता, इसका कारण देखेंगे। लेकिन इसकी रिएक्शन एक बार हम देख लेते हैं। तो प्राइमरी एल्किल हैलाइड ही आप यहाँ पर लोगे। जैसे एल्किल CH3 और हेलोजन में मैंने Br लिख दिया। यहाँ आपको छूट है, सोडियम एल्कोक्साइड में जो एल्किल है वो कैसा भी रख सकते हो, छोटा रख लो, 1 डिग्री एल्किल रख लो, या कोई 2 डिग्री रख लो, या कोई आप 3 डिग्री एल्किल वाला भी रख सकते हो यहाँ। तो मैंने R यहाँ जैसे 2 कार्बन का ये ले लिया R एथिल, और आगे ONA है जुड़ा हुआ, वो जोड़ दिया, आयनों में टूट गया। Br और Na तो अलग होंगे CH3 CH2O और जुड़ जाएगा ये CH3। तो प्रोडक्ट बन गया मिश्रित ईथर, एथिल मेथिल ईथर, ये बन गया, और NaBr निकल गया। ईथर बनाने की इस रिएक्शंस का नाम है विलियमसन सिंथेसिस। इसको हम क्या नाम देते हैं? विलियमसन सिंथेसिस, विलियमसन संश्लेषण ईथर बनाने की ये विधि है। लेकिन विलियमसन संश्लेषण तभी होगा जब एल्किल हैलाइड कौन सा लोगे? प्राइमरी। 1 डिग्री एल्किल हैलाइड लोगे तभी यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। अगर आप यहाँ पर 2 डिग्री या मैं कहूँ 3 डिग्री एल्किल हैलाइड लोगे तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, यहाँ हो जाएगा फिर एलिमिनेशन, विलोपन, फिर ईथर नहीं बनेगा, फिर वो विलियमसन सिंथेसिस भी नहीं होगा। विलियमसन सिंथेसिस तो तभी होगा जब यहाँ क्या बने? ईथर बने। और ईथर बनाने के लिए मैंने यहाँ कंडीशन बता दी कि एल्किल हैलाइड कैसा लेना है आपको? 1 डिग्री प्राथमिक एल्किल हैलाइड। हाँ, सोडियम एल्कोक्साइड का जो एल्किल है वो कैसा भी ले सकते हो। मतलब जैसे मैं एक इसी की रिएक्शन और बताता हूँ आपको। एल्किल हैलाइड मैंने चेंज कर दिया, CH3 CH2 Cl ले लिया, और यहाँ मैंने सोडियम एल्कोक्साइड में मैंने ये वाला एल्कोक्साइड लिया है, ये सोडियम, और ये 4 कार्बन वाला एल्कोक्साइड है टर्शरी ब्यूटोक्साइड, सोडियम टर्शरी ब्यूटोक्साइड इसका नाम है। तो बिल्कुल यहाँ रिएक्शन वही होगी, Na और Cl हटेगा और CH2 CH3 यहाँ इस जगह जुड़ गया। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन ही कहलाएगी ये विक्रिया। ईथर बन गया यहाँ पर भी। लेकिन
अगर आप यहाँ पर, हाँ ये भी विलियमसन सिंथेसिस ही है, लेकिन अगर आप यहाँ पर ये जो एल्किल हैलाइड है वो 3 डिग्री ले लेते, ये लो, और सोडियम एल्कोक्साइड में ये ले लो या और कोई सा ले लो, जैसे मैंने ये सोडियम एल्कोक्साइड ले लिया, तो यहाँ पर ये नहीं होगा कि NaBr हटेगा और OCH3 यहाँ जुड़ जाएगा और ईथर बना दो कहीं, तो गलत हो जाएगा काम, क्योंकि मैंने बताया है विलियमसन सिंथेसिस में एल्किल हैलाइड कौन सा लोगे, 1 डिग्री। अगर आपने 2 डिग्री या 3 डिग्री लिया तो यहाँ पर रिएक्शंस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ना होकर एलिमिनेशन होगी, विलोपन होगा। और क्यों होगा विलोपन, क्योंकि यहाँ पर ये जो CH3ONA है ये एक्ट एज बेस, नाभिक स्नेही तो है ही है, लेकिन क्षार की तरह भी कार्य करता है, ये क्षार की तरह काम करेगा और इसका एक प्रोटॉन एक H+ ले जाएगा। कैसे लेगा, हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो अल्फा कार्बन है और अल्फा कार्बन के पास वाला कार्बन बीटा है, जैसे ये बीटा, ये भी बीटा कार्बन और ये भी बीटा कार्बन। तो किसी एक बीटा कार्बन का जो हाइड्रोजन है वो इस CH3O- के साथ निकलेगा, मतलब ये बेस है पूरा, तो बेस इसका एक H+ ले जाएगा, एसिड बेस रिएक्शन होगी यहाँ। तो मैं इसको अलग से लिखता हूँ, एक H को ऐसे, ये लो, एलिमिनेशन में क्या होगा, ये H+ निकलेगा, तो ये बॉन्ड यहाँ आ गया, यहाँ डबल बॉन्ड बन गया और ये Br भी हट गया। तो क्या क्या हटा इससे, क्या क्या एलिमिनेट हुआ, एक तो हाइड्रोजन और एक हेलोजन। तो हम इस रिएक्शन को बोलेंगे डिहाइड्रोहेलोजिनेशन या विहाइड्रो हेलोजनीकरण। वी मतलब विलोपन, क्या क्या विलोप होगा, हाइड्रोजन और हेलोजन। तो विलोपन को ही मैंने एक नाम और दे दिया, विहाइड्रो हेलोजनीकरण। तो H हटा और Br हटा, दोनों हट चुके हैं। आप चाहो तो Na+ के साथ Br जोड़ दो और CH3O- के साथ H जोड़ दो, या HBr हट रहा है तो HBr को ही हटाकर जो बच रहा है उसको लिख दो, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया भाई, और बाकी जैसा है वैसा लिख दिया, HBr हटा लो, ये लो, ये हट गया और बन गया अपने एल्कीन। यहाँ प्रोडक्ट क्या बनी, डबल बॉन्ड वाली एल्कीन। जबकि ऊपर वाली रिएक्शन में देखो क्या बन रहा है, ईथर। तो थोड़ा सा ही तो चेंज किया था आपने, एल्किल हैलाइड कौन सा ले लिया, 3 डिग्री, तो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड लिया, तो यहाँ पर ये काम नहीं हुआ, मतलब प्रतिस्थापन नहीं हुआ, यहाँ विलोपन हुआ है, केवल इसमें से निकला ही है कुछ, H निकला, Br निकला, वो डबल बॉन्ड आ गया, एल्कीन बन गई। तो ये विलियमसन सिंथेसिस नहीं है, ऊपर वाली रिएक्शन विलियमसन सिंथेसिस है। तो ईथर बना रहे हैं अपन, तो आपको एल्किल हैलाइड कौन सा लेना पड़ेगा, 1 डिग्री, तभी ईथर बनेगा। तो 7वीं रिएक्शंस कंप्लीट हो गई अपनी, ईथर। अब है 8वीं रिएक्शंस, फॉर्मेशन ऑफ थायोईथर, THIO, थायोईथर। अरे ईथर ये होता है ROR, ऑक्सीजन की जगह अगर S लगा दोगे तो नाम हो जाएगा इसका थायोईथर। तो थायोईथर आप कैसे बना सकते हो, देखते हैं। एल्किल हैलाइड की रिएक्शंस अगर आप सोडियम सल्फाइड से करवा देते हो, ये हाइड्रोजन सल्फाइड है और इसका नाम हो गया सोडियम सल्फाइड, तो सोडियम सल्फाइड के साथ करवाओगे तो एल्किल हैलाइड के 2 मॉलिक्यूल्स रिएक्शन करेंगे, यहाँ पर 2 Na हटेंगे तो इसके भी तो 2X यहाँ पर होने चाहिए, तो आपने एल्किल हैलाइड 2 ले लिए, ये NaX हट गए, RSR, थायोईथर बन गया भाई, ये लो S। एल्किल आपकी इच्छा है वो जोड़ दो, जैसे मैंने यहाँ पर CH3 Br की रिएक्शंस Na2S के साथ करवाई, इसके 2 मोल काम आएंगे, इसका 1 मोल काम आएगा, CH3S CH3 बन जाएगा, डाईमेथिल सल्फाइड या डाईमेथिल थायोईथर इसको बोल सकते हैं। हाँ, आप एल्किल हैलाइड की ही रिएक्शंस अगर NaSR के साथ करवा देते हो, ये NaSR क्या भला है भाई, NaSR ये तो सोडियम आयन है, इसको हम कहते हैं मर्केप्टाइड, सोडियम मर्केप्टाइड आयन है। तो यहाँ पर ये न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है, इसमें आपको न्यूक्लियोफिलिक पार्ट मालूम ही है, X हट गया, SR- जुड़ गया एल्किल से, तो RSR और NaX, ये वही थायोईथर बन गया। तो थायोईथर बनाने के बाद
अब हम एस्टर बनाएंगे। तो नवी रिएक्शंस है फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। एस्टर कैसे बनाएं? फंक्शनल ग्रुप आप जानती हो एस्टर का, COOR ये होता है। यहाँ ऑक्सीजन से जो ग्रुप जुड़ेगा वो कोई एल्किल या मैं कहूँ कोई कार्बन वाला कोई ग्रुप होना चाहिए, और इधर तो कोई है ही कार्बन चेन। इधर ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ जो ग्रुप है वो भी कोई कार्बन वाला होना चाहिए, तो ये एस्टर कहलाएगा। यहाँ एस्टर कैसे बनाएं? बहुत सिंपल सी रिएक्शंस। एल्किल हैलाइड की रिएक्शन अगर आप सिल्वर कार्बोक्सिलेट के साथ करवा देते हो, क्या होगा? ये सिल्वर कार्बोक्सिलेट क्या है? ये रहा, इसको हम नाम देते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। H+ हटा दिया, ये बन गया कार्बोक्सिलेट आयन, और सिल्वर आयन जोड़ दिया तो बन गया सिल्वर कार्बोक्सिलेट। अब चाहो तो प्लस माइनस हटा लो, हमें नहीं हटाएंगे। क्यों? क्योंकि ये नाभिक किस नहीं है, इसको हमें हटाना है। ये नया O- इससे जोड़ेंगे तो R और ऑक्सीजन ये आपस में बॉन्ड बनाएंगे यहाँ। तो यहाँ से लिख रहा हूँ मैं RCOO, और एल्किल हैलाइड का जो एल्किल है वो ऑक्सीजन से जुड़ा है, ये याद रखना। और क्या अलग हुआ? AgX। इस रिएक्शन को आप कोई एल्किल की वैल्यू रखकर चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने ये ले लिया एल्किल हैलाइड में तो मेथिल ब्रोमाइड, और यहाँ मैंने ले लिया CH3COO Ag। 2 कार्बन वाला एसिड है, एसिटिक एसिड। H हटाकर Ag जोड़ दिया तो नाम हो गया सिल्वर एसिटेट। AgBr तो हटना है, यहाँ से लिख रहा हूँ CH3COO, और Ag हटा है और ये मेथिल यहाँ जुड़ा इस जगह CH3। और इस एस्टर का नाम मालूम ही है आपको, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ जो एल्किल ग्रुप उसका नाम सबसे पहले लिखोगे मेथिल। फिर कितने कार्बन है यहाँ? 2 कार्बन को क्या कह दोगे? एसिड। और एस्टर को हम रूढ़ में कॉमन सिस्टम में 8 कहते हैं, सफिक्स इसका 8 होता है, तो नाम हो गया इसका मेथिल एसिटेट। क्लियर? एस्टर फॉर्मेशन के बाद रिएक्शन नंबर 10, 10वीं रिएक्शन और देखते हैं अपन। और 10वीं रिएक्शन है एमीन फॉर्मेशन ऑफ एमीन। हम एल्किल हैलाइड की रिएक्शन अमोनिया से करवाएं, और उसके बाद जो कंपाउंड बनेगा उसका बेसिक मीडियम में डिकम्पोजिशन कर दें, मतलब क्षार डाल दें और उसको गर्म कर दें, तो हमें उससे एमीन प्राप्त होंगे, एमीन मिलेंगे। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, तीनों टाइप के एमीन इससे मिलेंगे। देखते हैं। एल्किल हैलाइड की रिएक्शन आपने करवाई अमोनिया से। अब जानते हो अमोनिया में नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये एक न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है, X नेगेटिव और एल्किल पर पॉजिटिव। ये इलेक्ट्रॉन देने वाला है और ये इलेक्ट्रॉन लेने वाला है, तो यहाँ पर एक एसिड बेस रिएक्शन हो गई। इलेक्ट्रॉन देने वाला होता है लुईस क्षार, लेविस बेस, और इलेक्ट्रॉन लेने वाला होता है लेविस एसिड, लुईस अम्ल। तो दोनों रिएक्शन करेंगे, RNH3 और X। ये लो इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन इस R से जुड़ने में काम आ गए, तो ये पॉजिटिव चार्ज पूरा नाइट्रोजन पर आ गया भैया, ये लो। और X पर कौन सा आवेश आ गया? माइनस। ये बन गया सॉल्ट, लवण, क्योंकि अम्ल और क्षार की रिएक्शन हुई है। लुईस अम्ल और लुईस क्षार आपस में रिएक्शन करके बना रहे हैं लवण। अभी तक अमोनिया जुड़ी है, इसको हम बोलेंगे अमोनीकरण। इसका नाम क्या होगा? अमोनीकरण। अमोनिया जुड़ी है इसमें। अब इसका अपगठन करवाता हूं मैं, तो अपगठन के लिए मैंने इसमें NaOH डाल दिया और गर्म कर दिया। तब एक तो Na और X, NX हटा, इसका H+ और इसका OH- H2O निकल गया। क्या बच गया यहाँ पर? RNH2, मतलब 1 डिग्री एमीन। और क्या था? NaX और H2। अब इस पूरे स्टेप का, या मैं कहूँ पूरी रिएक्शंस का नाम हो गया अमोनी अपगठन। मतलब पहले अमोनिया से रिएक्शन हुई है, यहाँ तक जो नाम है इस रिएक्शंस का वो है अमोनीकरण, अमोनिया का जुड़ना। और फिर यहाँ हुआ है ये अपगठन।
तो दोनों को जोड़ दिया मैंने, अमोनी अपघटन, अमोनोलाइसिस। क्लियर? 1 डिग्री एमीन तो बन गया। अब मैं अगर एल्किल हैलाइड की एक्सेस ले लूं, एल्किल हैलाइड खूब सारा डाल दिया मैंने रिएक्शन में, तो बना हुआ जो ये 1 डिग्री एमीन है ये फिर से इससे रिएक्शन कर लेगा। ये RnH2 बना, नाइट्रोजन पर वही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये नेगेटिव पॉजिटिव में बांट दिया आपने। यहाँ पर अधिकता ले ली भाई एल्किल हैलाइड की, तो अधिकता लोगे तो फिर से एल्किल हैलाइड पर अटैक होगा नाइट्रोजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का, और R जुड़ेगा नाइट्रोजन से। अब की बार R कितने हो गए देखो, एक तो ये जुड़ा हुआ ही, ये लो, एक नाइट्रोजन से R और जुड़ गया, ये लो, नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो प्लस और X माइनस, ये वही साल्ट बन गया। आगे आप NaOH डाल दो, अगर NaOH डालोगे रिएक्शन होगी, NaX हटेगा, H प्लस और OH माइनस ये निकल गए, और RNHR बन गया, RNHR, NaX और H2O। बना हुआ जो 2 डिग्री एमीन है वो और रिएक्शन कर सकता है, कब? जब एल्किल हैलाइड आपने अधिकता में लिया, खूब सारा लिया, फिर से वही नेगेटिव पॉजिटिव, नाइट्रोजन का लोन पेयर R प्लस पर अटैक करेगा। R कितने हो गए? 2 और 1 3, एक जगह लिख देता हूँ, R3, N से क्या जुड़ा हुआ है? H, नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन R को जोड़ने में काम आ रहे हैं, तो प्लस आवेश नाइट्रोजन पर आ गया, और X माइनस है, ये लो साल्ट बन गया। अब NaOH के द्वारा आप इसका अपघटन कर दो, NaX हटा, H प्लस और OH माइनस हट गया, बच गया R3N, मतलब 3 डिग्री एमीन, और NaX H2। यहाँ ये 2 डिग्री एमीन और ये 3 डिग्री एमीन। अगर एल्किल हैलाइड और है, अधिकता में ले ही रखा आपने, तो ये बना हुआ जो 3 डिग्री एमीन है ये भी रिएक्शन कर लेगा, फिर से नाइट्रोजन का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एल्किल पर अटैक करेगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। तो अब बताइए नाइट्रोजन से एल्किल कितने जुड़ गए? 4, 3 और 1 4 जुड़ गए नाइट्रोजन, और वही प्लस आवेश आ गया नाइट्रोजन पर क्योंकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन R को जोड़ने में काम आ गए, और X पर माइनस चार्ज। ये भी सॉल्ट बना है, इसका नाम है टेट्रा एल्किल अमोनियम हैलाइड। 4 एल्किल है, अमोनियम हैलाइड नाम है इसका, क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट कह देते हैं इसको, चतुष्क अमोनियम लवण, चतुष्क अमोनियम लवण, क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट। तो कितनी खास बात है इसकी, देखो आप एल्किल हैलाइड अगर आप लगातार लेते हो, मतलब खूब सारा आपने एल्किल हैलाइड इसमें डाल दिया, तो सभी का मिक्सचर आपको मिलेगा। 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन और चतुष्क अमोनियम लवण, सभी का मिश्रण मिलेगा। और अगर आप इस रिएक्शन में अमोनिया ज़्यादा ले लेते तो केवल यही काम होता, आगे रिएक्शन नहीं चलती। अमोनिया ज़्यादा लोगे तो केवल 1 डिग्री एमीन बनेगा। एल्किल हैलाइड अगर आप बार बार लेते जाओगे तो सबका मिश्रण बनेगा, जिनको फिर आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, प्रवाजी आसवन के द्वारा इनको अलग अलग कर सकते हो। तो मैंने आपको 10 रिएक्शंस नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन की अभी तक बता दी है। एक रिएक्शन और है और उसका नाम है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस हम एरोमेटिक कंपाउंड में पढ़ते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड जैसे अपने बेंजीन है या फिनोल है, उनको नाम देते हैं अपन। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस देखते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड में मैंने जैसे एक एग्जांपल सिंपल सा ये ले लिया अपन ने, बेंजीन, और बेंजीन की रिएक्शन मैंने करवाई एल्किल हैलाइड से RX के साथ। नेगेटिव पॉजिटिव में तोड़ना खूब आता है आपको, तोड़ ही दिया अपन ने प्लस माइनस में। ये नाभिक स्नेही है, ये नाभिक स्नेही हटेगा और ये नाभिक स्नेही इसमें जुड़ेगा। यही तो होगा नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। क्यों कि ये पुराना नाभिक स्नेही हटा और इसका नया नाभिक स्नेही इसमें जुड़ गया। इसका एक H प्लस हटा लो X के साथ और ये एल्किल के साथ ये बाकी बची हुई जो बेंजीन रिंग है वो जुड़ जाएगी। ये है यहाँ से, जैसे मान लो मैंने H प्लस हटा दिया और R जोड़ दिया, ये लो, और HX निकल गया, प्रोडक्ट बन गया एल्किल बेंजीन। बेंजीन से एल्किल जुड़ गया, एल्किल बेंजीन। तो एल्किल हैलाइड मतलब हेलो एल्केन
के रेस्पेक्ट में अगर मैं रिएक्शन बताऊं तब तो ये है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, कि ये X माइनस हट गया और ये जुड़ गया। लेकिन मैं कहूँ एरोमेटिक कंपाउंड जो आपने यहाँ बेंजीन लिया है, इसके रेस्पेक्ट में रिएक्शन का नाम क्या होगा? इसके रेस्पेक्ट में नाम होगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ESR, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। मतलब एरोमेटिक कंपाउंड में से एक इलेक्ट्रॉन स्नेही निकला, H प्लस के रूप में निकला, और एक नया इलेक्ट्रॉन स्नेही R प्लस इसमें जुड़ गया। तो हम ये कह सकते हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड के रेस्पेक्ट में फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस कौन सी होगी? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, या मैं कहूँ इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और मैं पूछूं इसी रिएक्शंस को कि एल्किल हैलाइड के संदर्भ में आप बताइए कि ये कौन सी अभिक्रिया है? ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। यहाँ पर फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया का मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे इसी में चेंज कर रहा हूँ मैं, RX एग्जाम्पल ले लिया मैंने CH3Cl, ठीक है। एक उपस्थिति, एक प्रेजेंस और होती है इसमें, एनहाइड्रस AlCl3। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में उपस्थिति किसकी ली जाएगी? किसी लुईस एसिड की ली जाएगी, लुईस अम्ल की ली जाएगी, जिनमें मुख्य रूप से ये याद रखते हैं अपन AlCl3। और भी होते हैं लुईस अम्ल, लेकिन हम यहाँ पर AlCl3 नॉर्मली लेंगे। तो निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में किसी एल्किल हैलाइड के साथ जब आप एरोमेटिक कंपाउंड की रिएक्शन करवाते हो तो हमें एक प्रोडक्ट मिलेगा, और उस रिएक्शन को हम कह देंगे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस, जो एरोमेटिक कंपाउंड के रेस्पेक्ट में होगी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। जबकि हेलो एल्केन के संदर्भ में अगर मैं अभिक्रिया का नाम पूछूं तो वो होगा नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। यहाँ पर केवल एल्किल चेंज करना है मुझे, CH3 लगा दिया और H और Cl हटा दिया। और कोई सा भी एल्किल हैलाइड आप यहाँ पर ले सकते हो, छूट है। आप 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री जो भी आप लेना चाहो। मैं इसके मैकेनिज्म आपको और बताऊंगा, इसी रिएक्शन की मैं आपको मैकेनिज्म बता देता हूँ। तो स्टेप फर्स्ट स्टेप में ये जो CH3Cl है, जो एल्किल हैलाइड है, वो निर्जल AlCl3 से रिएक्शन करेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, Cl माइनस इस AlCl3 से जुड़ेगा, पूरा Cl माइनस जुड़ गया, तो यहाँ क्या बचा? CH3 प्लस, और यहाँ और क्या बन गया? AlCl4 माइनस, मेथिल कार्बोकेटाइन बन गया भी। तो इस रिएक्शन में फर्स्ट स्टेप में जो इंटरमीडिएट बना है वो क्या है? मेथिल कार्ब धनायन, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा? सेकंड स्टेप में आपने जो यहाँ पर एरोमेटिक रिंग, या मैं कहूँ एग्जाम्पल लिया जैसे बेंजीन है, उस पर इस इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट CH3 प्लस का अटैक होगा। मेथिल कार्ब धनायन, इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इसको हम इलेक्ट्रॉन स्नेही कह सकते हैं। तो ये इस पर जुड़ेगा। अब ये कहाँ जुड़ेगा? जहाँ इसको इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मिलेंगे। तो मैं किसी एक जगह इलेक्ट्रॉनों को ज़्यादा कर देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ ज़्यादा कर दिए। जरूरी नहीं यहाँ करो, ये क्या फ़र्क पड़ता है, यहाँ ज़्यादा कर देते हैं। तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, जहाँ इलेक्ट्रॉन हो गए ज़्यादा वहाँ माइनस आ गया। तो इस जगह माइनस आया तो ये CH3 यहाँ जुड़ेगा। ये लो, ये 2 बॉन्ड जैसे थे वैसे लगा दिए, डबल बॉन्ड, एक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन में यहाँ लेके आ गया था तो यहाँ माइनस आया है। अब एक H हर कार्बन से जुड़ रहा है, उसको मैं बस अलग से लिख रहा हूँ, और एक CH3 इसी कार्बन से जुड़ गया। बताइए इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ आ गए तो यहाँ माइनस, और इस कार्बन पर कौन सा चार्ज आ गया? प्लस। अब ये जो बना हुआ है इसको हम कहते हैं एरिनियम। इसका नाम क्या है? एरिनियम आयन। और एरिनियम आयन जो है वो स्टेबल हो जाता है रेजोनेंस से, अनुनाद से। ये रेजोनेंस से स्टेबल होने की ताकत रखता है। मतलब पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस से डीलोकेलाइज्ड रहेगा, अस्थानीकृत, या मैं कहूँ विस्थानीकृत रहेगा। मतलब पॉजिटिव चार्ज और कई जगह आ सकता है, अनुनाद के द्वारा आ सकता है। तो ये स्टेबल हो जाएगा भी। और स्टेबल हो गया तो फिर अब चलेगा थर्ड स्टेप। मैं यहाँ लिख देता हूँ थर्ड स्टेप थर्ड स्टेप में ये जो एरिनियम आयन बना हुआ है, ये लो, H और CH3 लगी रहा है प्लस आवेश, इस पर AlCl4 माइनस अटैक करेगा। इस स्टेप में ये बॉन्ड वापस अंदर आ गया यहाँ, तो यहाँ पर एक डबल बॉन्ड बन गया वापस से, H प्लस ये ले जाएगा AlCl4 माइनस,
तो H प्लस और इसका एक Cl माइनस क्या निकला HCl, और वापस हमें AlCl3 मिल गया, वैसा का वैसा AlCl3 मिल गया। और यहाँ पर H निकलने के बाद मेथिल पूरा जुड़ गया, तो मैं इस मेथिल को भी इससे जोड़ देता हूँ, ये प्रोडक्ट बन गया भाई। ये तो था ये वाला मेथिल बेंजीन, जिसका एक स्पेशल नाम भी है टोलुइन, हम इसको टोलुइन के नाम से भी जानते हैं, टोलुइन मेथिल बेंजीन बन गया। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस भी कंप्लीट।